हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू जकास क्लास 8। आज हम आप ही के क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 1, पहले तो बोलूंगा वेलकम टू क्लास 8 साइंस। और आज हम आप ही के क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट को बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से, प्यार से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आपको सबसे अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा ये चैप्टर, आपको मजा आएगा। मुझे पढ़ाने में मजा तो हर बार आता है, वो 6 हो, 7 हो, 8 हो। और हमारे चैनल में जो भी वीडियोस आएंगे ना, वो डिटेल एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर होगा, उसका एक्सरसाइज सॉल्यूशन हम कवर करेंगे। आपको बीच में स्ट्रेटेजी भी देते रहेंगे कि आप कैसे अपने एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सको। क्लास 8 साइंस में मेरे 95 प्लस थे, तुम्हारे भी मैं लेके आऊंगा और आपको लेके आने होंगे। यार मेरा इज्जत रख लेना, मैं बहुत अच्छे से तुम्हें ये टॉपिक कवर करवाऊंगा। तो पहले, जैसे कि चैप्टर का नाम है, क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो ये चैप्टर शुरू कहां से होता है? तो जैसे कि तुम्हें पता होगा, तुम सीबीएसई के स्टूडेंट हो, तो आप ही के सारे एनसीईआरटी साइंस बुक में दो किरदार हैं। क्या है? एक पहेली और दूसरा बूझो। तो ये दोनों क्या करते हैं? अपने मामा के घर जाते हैं। कहां? किसमें? समर वेकेशन में। तो जब वो समर वेकेशन में अपने मामा के घर जाते हैं, तो वहां पे उनको बहुत सारे चीजें दिखते हैं, और उनमें से कुछ है, क्या है? सिकल, खुरपी, प्लाव। मतलब ये कौन से इक्विपमेंट है बता दो? ये फार्मिंग इक्विपमेंट है। ये किसमें यूज होते हैं? फार्मिंग में, खेती करने में। तो इससे एक बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते तो मैं बता देता हूं कि हिज अंकल इज ए फार्मर। हिज अंकल इज ए फार्मर। उसके जो मामा हैं वो एक किसान है। क्या है? किसान। जय जीवान जय किसान वाला किसान है। तो वो खेती करते होंगे। और हमें भी पता है कि जैसे प्लांट खुद का खाना खुद बना सकता है, प्लांट खुद का खाना खुद बना सकता है, हम नहीं बना सकते। हम किन के ऊपर डिपेंड रहते हैं? वी डिपेंड्स अपॉन प्लांट्स एंड एनिमल्स। फॉर आवर फूड। हम अपने खाने के लिए प्लांट्स और एनिमल के ऊपर, फॉर होगा, ये ऑफ लिख दिया, फॉर आवर फूड। हम अपने खाने के लिए किन के ऊपर डिपेंड रहते हैं? प्लांट्स के ऊपर और एनिमल्स के ऊपर। तो ये चैप्टर में क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट है। तो पहले प्लांट्स जैसे मैंने देखा, तो प्लांट से कैसे मिलता है, और तुम्हें पता है हमें कितना खाना चाहिए? बहुत सारा खाना चाहिए। सर हम तो थोड़ा सा खाते। सुनो, तुम एक बंदा एक दिन में 2 टिफिन और 2 मील लेते होगे, एक लंच, एक डिनर, एक ब्रेकफास्ट, एक जो शाम के टाइम टिफिन। अगर नहीं भी खाते तो 3 टाइम तो जरूर खाते होगे। 3 में नहीं खाया तो 2 टाइम तो खाते होगे। तो तुम एक इंसान 2 टाइम। इस पूरे वर्ल्ड में 750 करोड़ लोगों की आबादी है, लगभग। उससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो, सॉरी 750, 450 करोड़ लोग से ज्यादा लोग हैं हमारे इस पृथ्वी पर। इंडिया में लगभग 136 करोड़, अभी तो बढ़ गया होगा, 150 करोड़ की लगभग आबादी है। तो 150 करोड़ लोग, इंडिया का सोचो, 150 करोड़ लोगों के खाने के लिए कितना प्लांट्स की जरूरत होगी, उनमें से कितना क्रॉप निकलेगा, उसको हम कैसे पकाएंगे, खाएंगे, तो कितने अमाउंट में इसका प्रोडक्शन होता होगा, किसका? क्रॉप्स का। क्योंकि सारा लोग वेजिटेरियन जरूर होते हैं, वेज जरूर खाते हैं, सब लोग नॉन वेज नहीं खाते। तो फूड फ्रॉम एनिमल लास्ट में एक छोटा टॉपिक है, वो भी है। पहले फूड फ्रॉम क्या पढ़ेंगे? फूड फ्रॉम प्लांट्स। क्या पढ़ेंगे? फूड फ्रॉम प्लांट्स। तो यहां पे देखो, एक डेफिनेशन लिखा के ही मैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ूंगा। तो जो खाना हमें प्लांट से मिलता है उसको क्या बोलते हैं? क्रॉप। और क्रॉप का डेफिनेशन लिखा देता हूं, चलो। क्रॉप का डेफिनेशन, कल्टीवेशन ऑफ सेम काइंड ऑफ, एक तरह के प्लांट का, सेम काइंड ऑफ प्लांट का कल्टीवेशन, प्लांट इन लार्ज स्केल, बड़े तादाद में, इन लार्ज स्केल, इज कॉल्ड क्रॉप।
तो क्या है, खेती करना, किनका, एक तरह के प्लांट का पूरे बहुत सारे बड़े जगह में, बड़ी तादाद में, 1 एकड़ जगह में 40,000 स्क्वायर फुट, 1 एकड़ मतलब 42,000 होता है अप्रोक्स, एक्यूरेट बोलेंगे तो, पर अप्रोक्स बता रहा हूं, 40,000 स्क्वायर फुट में खेती करना। व्हीट क्रॉप मतलब बड़े तादाद में किसके, गेहूं की खेती करना को क्या बोलते हैं, व्हीट क्रॉप। तो वैसे क्रॉप बहुत टाइप के होते हैं। टोटल में क्रॉप को ऊपर मोटे तरीके से 2 तरह में डिवाइड क्या है, क्या क्या है, नेक्स्ट पढ़ेंगे। पहले आप इसको नोट कर लो, ये डेफिनेशन को, ये वाला पॉइंट तो आपको पता है, ये भी नोट कर सकते हो। बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हां, तो नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, वैरायटी ऑफ क्रॉप्स के बारे में। चलो, तो मैंने क्या बोला, मोटे मोटे तरीके से, मतलब ऊपर ऊपर से अगर डिवाइड करेंगे तो क्रॉप्स आर ऑफ 2 टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं क्रॉप्स, 2 टाइप्स। मेजरली मतलब मोटे तौर से, मेजरली क्रॉप्स आर ऑफ 2 टाइप्स। क्या क्या है वो, क्या है, खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। सुनो, हम सबका साइंस पढ़ाते हैं 6 to 10th, इसके बाद मैथ भी पढ़ाएंगे। तुम्हारे एनुअल एग्जाम से पहले मैथ, इंग्लिश, साइंस तो हम खत्म कर ही देंगे, उसकी चिंता तुम मत करो, मैं खत्म कराऊंगा। और जो नोट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो ऐसे इंस्टीट्यूट के हैं जिनके ईयरली फीस ना, ट्यूशन फीस 8-9 क्लास का 50-60 हजार रुपया है। वैसे इंस्टीट्यूट के नोट्स, उस लेवल का नोट्स हम तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट दिलाएंगे। तुम पैसों की चिंता मत करो, पढ़ाई की चिंता मत, पढ़ो बस तुम, पढ़ाने वालों की भी चिंता मत करो। मैं हूं, तुम्हें क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करूंगा, क्वालिटी नोट्स मिलेंगे, क्वालिटी क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देंगे टेलीग्राम ग्रुप में। तुम उस पे मत जाओ, तुम बस पढ़ो, जी लगा के पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ यार। मुझे खुशी मिलेगी अगर तुम 95% प्लस मेरे सारे बच्चे स्कोर करेंगे तो क्या क्या है, पहला है खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप, तो खरीफ क्रॉप क्या होता है, सोन इन मतलब उगाया जाता है, कल्टीवेटेड इन लिख सकते हो, कल्टीवेटेड इन रेनी सीजन, बारिश के मौसम में जो क्रॉप होता है उसको बोलते हैं हम खरीफ क्रॉप। कौन सा क्रॉप, तो ये बारिश का मौसम कौन से महीने में इसका बीज बोया जाता है, तो लिख लो जून टू सितंबर, जून टू सितंबर ये क्रॉप उगाया जाता है। इन बीच मतलब क्या, अलग अलग जगह पे, जैसे साउथ इंडिया में मॉनसून रेन जल्दी आ जाता है, वहां पे थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर देंगे। हमारे मान लो नॉर्थ इंडिया में चले आओगे तो वहां पे थोड़ा लेट होगा। मिडिल इंडिया जैसे आ रहा है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, यहां पे थोड़ा बीच के टाइम में आएगा। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 4 महीनों में अलग अलग जगह पे, साउथ इंडिया में जून में ही हो जाएगा, मान लो थोड़ा मिडिल में आगे जुलाई अगस्त में होगा, और जो लास्ट में जहां पे जाएगा नॉर्थ इंडिया में थोड़ा सितंबर में करेंगे। क्लियर है, समझ रहे हो ना, जहां पे जितना जल्दी हो सका। क्लियर, इसमें कौन कौन से आते हैं, एग्जाम्पल इसके लिखो। पहला तो पेड़ी आता है, पेड़ी मतलब समझ रहे हो ना, चावल का पेड़। खरीफ का मेजर, कल्टीवेटेड इन रेनी सीजन। अगर कोई बोले कौन कौन से मंथ में होता है तो क्या बोलना है, जून टू सितंबर। और इसके एग्जाम्पल में पेड़ी एक लिखा है, और क्या क्या होगा, मैच, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कटन, क्या होगा, मैच, सोयाबीन, ग्राउंडनट मतलब मूंगफली, और क्या होगा, ग्राउंडनट, और क्या होगा, कटन। कटन मतलब समझते हो ना, फाइबर टू फैब्रिक, क्लास 7 क्लास 6 याद कर पा रहे हो, मैंने ही पढ़ाया था यार, वो नहीं देखा था तो वो देख भी सकते हो अगर तुम्हें अभी पसंद आए तो, या फिर अपने जूनियर को रेकमेंड करो, बहुत अच्छा कंटेंट है वहां पे भी, क्लास 7 में, 6 में। अब क्या, खरीफ क्रॉप यहां पे एंड होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्रॉप को क्या बोलते हैं हम, रबी क्रॉप। यहां पे जगह नहीं होगा, पहले इसको नोट करो बिफोर आई मूव टू रबी क्रॉप। उसमें व्हीट आता है, गेहूं आता है, वो विंटर सीजन में किया जाता है। तो नेक्स्ट क्या बोला था मैंने, रबी क्रॉप। रबी, सर रवि नामक किसी लड़के से हुआ है क्या, नहीं हुआ है। रबी ये कौन से सीजन में होता है, मैंने क्या बोला, सर्दियों में होता है। कौन से सीजन में, सर्दियों में। इट कल्टीवेटेड
इन विंटर। कौन से सीजन में? विंटर। और इसका टाइम कौन सा होता है पता है? कौन सा टाइम होगा? अक्टूबर। वो सितंबर था, कहां से? जून से सितंबर। ये होगा अक्टूबर टू मार्च, मार्च महीने तक ये कल्टीवेट किया जाता है। कौन सा? रबी क्रॉप। इसके एग्जाम्पल में कौन कौन आ जाएंगे? इसके एग्जाम्पल में आएंगे कौन? पहले तो व्हीट, जैसे मैंने बोला, गेहूं। और क्या आएगा? मेज। और क्या आएगा? और क्या आएगा? यहां पे आ जाएगा तुम्हारा, बहुत से एग्जाम्पल आ सकते हैं। सुनो, तुम किसी किसान के पास जाना, कौन कौन से क्रॉप विंटर में हो रहे हैं अगर पूछ सको ना, वो पहले लिखना। बुक के एग्जाम्पल के अलावा भी अगर कोई क्रॉप तुम लिख रहे हो तो वो गलत नहीं होगा। पहले इसको नोट करो कि इट इज कल्टीवेटेड इन विंटर। और कौन सा? इसका कौन सा मंथ में होता है? और इसके एग्जाम्पल में बोले तो और क्या होगा? ग्राम, ग्राम, ये पी हो जाएगा, ग्राम पी। और कौन सा होता है बहुत इंपॉर्टेंट? सरसों, मस्टर्ड। मस्टर्ड मेजरली पंजाब साइड, मध्य प्रदेश साइड आप देखोगे तो इससे हरियाली छा जाती है। किससे? सरसों के खेत से, क्योंकि वहां पे सरसों का भी उपयोग करते हैं, सरसों का साग भी खाते हैं। वहां पे फेमस होता है सरसों के साग का सब्जी पंजाब में। तो इससे तुम्हें क्या पता चलता है कि सारे क्रॉप्स एक सीजन में नहीं हो रहे हैं। तो क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है, व्हाई, क्या पूछा जा सकता है? व्हाई पेडी मतलब चावल इज नॉट कल्टीवेटेड इन रबी सीजन, नॉट कल्टीवेटेड इन रबी सीजन। कौन से सीजन में? रबी सीजन में क्यों नहीं होता? तो सुनो, पेड़ी को बहुत ज्यादा पानी चाहिए, और पानी कौन से महीने में सबसे ज्यादा होता है? रेनी सीजन। एच पेड़ी नीड मच वाटर, एच पेड़ी नीड मोर वाटर। बहुत ज्यादा पानी चाहिए किसको? पेड़ी को, चावल को, इसके पेड़ को उगने के लिए। तो अब बोलोगे सर अगर इसको हम विंटर में उतना पानी दे पाएंगे तो क्या ये खेती हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। क्या होता है? जहां पे पानी की सुविधा होती है, कैनाल होता है, डैम कैनाल जो होता है, और एशिया का सबसे बड़ा डैम जो है कौन सा है? हीराकुद डैम। वहां के आसपास जो कैनाल सिस्टम जहां तक फैला है, वहां पे दोनों सीजन वो चावल की खेती कर पाती है, दोनों टाइम। समझ गए? तो इसको पानी चाहिए, इसलिए बारिश के सीजन में करती है। जैसे मैच था और जितने भी ग्राउंडनट था, उनको भी अगर हम पानी दे पाए ना तो उनको किसी भी सीजन में कर सकते हैं। ये मैनुअल, जब पुराने जमाने में बारिश के ऊपर सब डिपेंडेंट होते थे खेती के लिए, तो उस जमाने में ऐसे क्रॉप को क्लासिफाइड किया गया था। इसको कम टेम्परेचर चाहिए, किसको? व्हीट पी, इसलिए इनको किस महीने में करते हैं? विंटर सीजन में। सो बिफोर आई मूव टू सम नेक्स्ट पॉइंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हां, तो जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है, खेतीबाड़ी होता है, वो यूं ही तुम जाके बीज बो दोगे, पानी डाल दोगे और वो क्रॉप उग जाने वाला नहीं है। उसका भी कुछ प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप उन प्रोसेस को किसान फॉलो करता है, उसी के बाद ही वो सक्सेसफुल बनता है क्रॉप प्रोडक्शन में। तो उसको क्या बोलते हैं? जो प्रोसेसेस यूज करता है, जो प्रोसेस किसान फॉलो करता है, उसको बोलते हैं बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। क्या बोलते हैं? बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो बेसिक जो होगा खेतीबाड़ी का वो हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले सारे स्टेप लिख देंगे, उसके बाद वन बाय वन हम डिटेल में जाएंगे। तो पहला स्टेप होता है प्रिपेरेशन ऑफ सॉइल। क्या होता है? सॉइल को प्रिपेयर करना। कैसे करेंगे? मैंने बोला ना डिटेल में पढ़ेंगे, पहले सारे स्टेप लिख देते हैं। प्रिपेरेशन ऑफ सॉइल। उसके बाद कौन सा प्रोसेस होगा? सोइंग। सोइंग मतलब बीज बुनना, सोइंग। क्लियर है? नेक्स्ट, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। और इसके बाद क्या क्या किया जाता है? इसके बाद प्लांट ग्रो होगा। अब फर्टिलाइजर दे दिया, उसको जो जो चाहिए हमने दे दिया। पहले क्या? बीज बो दिया, उसके बाद जो जो उसके रिक्वायरमेंट है वो हमने कर दिया। पर एक रिक्वायरमेंट रह जाता है, क्या बोलते हैं उसको? पानी। वो किसके थ्रू देते हैं? इरिगेशन।
क्या करते हैं, इरिगेशन। देन इरिगेशन के बाद क्या करते हैं, अनवांटेड प्लांट हो जाते हैं। ये सुनो, इसका डेफिनेशन विथ हम बाद में पढ़ेंगे। वीड प्रोटेक्शन मतलब वीड से प्रोटेक्ट करना, वीड प्रोटेक्शन। वीड मतलब अनवांटेड प्लांट। और 6 क्या होता है, हार्वेस्टिंग मतलब उसको अमल करना, फसल अमल करना जो बोलते हैं ना, मतलब क्या, फसल उग गया, मैच्योर हो गया, उसको काट के फिर जिस पर में मान लो पेड़ी हो गया, उसको काटते हैं, उसके बाद उसको थ्रेसर में थ्रेसिंग करते हैं और वो जो ग्रेन होता है वो निकालते हैं और उसको फिर क्या करते हैं, स्टोर करते हैं जब तक वो बिक नहीं जाता, स्टोरेज। तो ये 7 स्टेप हम 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ेंगे। पहले ये 7 स्टेप आप अपनी कॉपी में नोट कर ले। पहले क्या पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से शुरुआत करेंगे। क्लियर है? बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। जैसे कि मैंने बोला, क्या बोला, पहला स्टेप हम देखेंगे क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को प्रिपेयर करना कैसे, अच्छे तरीके से। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, बुरे तरीके से थोड़े ना सॉइल को प्रिपेयर करेंगे। तो कैसे करते हैं, तो प्रिपरेशन में ऑफ सॉइल में पहला स्टेप आता है लूजनिंग ऑफ सॉइल। सॉइल को लूज कैसे करते हैं उसके बाद देखेंगे, पर क्या करते हैं, लूजनिंग ऑफ सॉइल। तो जब सॉइल लूज हो जाएगा तो क्या होगा, तो क्या होगा, जो रूट्स होगा प्लांट के, रूट्स पेनिट्रेट, अंदर घुस पाएगा मिट्टी के अंदर, पेनिट्रेट इजीली, रूट अच्छे से मिट्टी के अंदर जा पाएगा जिससे वो मिनरल वाटर सब अच्छे से कलेक्ट कर पाएगा। और क्या होता है, ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स लाइक अर्थवर्म, ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, अर्थवर्म। अर्थवर्म मतलब केंचुआ, और इसको क्या बोला जाता है, किसान का साथी, क्योंकि ये सॉइल को फर्टाइल करता है। और इसका ग्रोथ कब हो पाता है, जब हमारा सॉइल लूज हो। और क्या हो पाता है लूज सॉइल में, रूट्स कैन ब्रेथ इजीली। रूट्स कहां से ब्रेथ करता है, सॉइल में से। और जब मिट्टी लूज होगा तो क्या होगा, ज्यादा हवा उसमें रह पाएंगे, तो ये ब्रीथ इजीली कर पाएगा। सो ओवरऑल हमें क्या पता चलता है, प्लांट्स के ग्रोथ में लूजनिंग ऑफ सॉइल हेल्प करता है। और इसको लूज कैसे किया जाता है, सॉइल इज लूजन बाय प्लॉइंग। इसको जोत के मतलब समझ रहे हो, जिसमें क्या यूज करते हैं हम, प्लॉ यूज करते हैं, प्लॉ इज यूज। और प्लॉ कैसा होता है, मैनुअल प्लॉ पहले ड्रॉ करके दिखाता हूं तुम्हें। देखो कुछ ऐसा दिखता है प्लॉ, ये मान लो प्लॉ है, ये प्लॉ का आकार होता है, यहां पे एक लंबा सा डंडा लगा हुआ होता है, किसका, उड़ का, और 2 यहां पे ऐसे बीम लगा होता है, इसको क्या बोलते हैं, बीम। ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, प्लॉसेयर। क्या बोलते हैं, प्लॉसेयर। प्लॉसेयर हो गया। यहां पे एक लोहे का पीस लगा हुआ होता है, इसी को भी प्लॉ क्या बोलेंगे, बोलने से प्लॉसेयर बोलना। ये लोहे वाले पीस को, यहां पे लोहे का एक पीस लगा हुआ होगा, ऐसे पकड़ेगा। यहां पे क्या रहेंगे, बैल रहेंगे तुम बोल सकते हो, या फिर किसको, बड़े बड़े जो भैंस रहेंगे उनका यूज भी हम कर सकते हैं। तो वो कैसा होगा, ऐसे पकड़ेगा किसान ये हैंडल को, ये नीचे ऐसे जमीन पे गड़ा हुआ होगा, जैसे हमारे व्हाइट बोर्ड में ये गड़ा हुआ टाइप का दिख रहा है। तो यहां से जब खींचेगा ना वो बैल, तो वो अंदर मिट्टी को ना हल्का करता चलेगा। कैसा करता चलेगा, डिग करके वहां पे मिट्टी को ऊपर से खुबड़ खाबड़ करके हल्का कर देगा, लूज कर देगा, जिससे ये सब बेनिफिट हमें होने वाले हैं। पर आजकल ऐसे प्लॉस आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। आजकल कैसे प्लॉस मिलते हैं हमें, ट्रैक्टर वाले प्लॉ मिलते हैं, जिसका एग्जांपल हम देखेंगे। ये रिप्लेस्ड हो गया है आजकल, रिप्लेस्ड बाय ट्रैक्टर प्लॉ, रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लॉ लिखना, रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लॉ। अब बहुत लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, सर इसको बीम बोलते हैं, मैंने बताया जैसे आपको, इसको प्लॉसेयर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं सर, प्लॉ शाफ्ट बोलते हैं।
प्लॉ शाफ्ट, प्लॉ सब में कॉमन है, देखो दोनों में प्लॉ शाफ्ट और प्लॉ शेयर। प्लॉ शाफ्ट ये जो डंडे को लंबा है, और यहाँ पे दोनों तरफ, इस तरफ एक बैल, इस तरफ एक बैल बंधा हुआ था। गांव के लोगों को पता होगा, जो लोग बैल चलाते हुए देखे होंगे। सो नेक्स्ट ये हो जाता है। इसके बाद हम हो के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। सो बिफोर आई मूव टू हो, पॉज द वीडियो। प्लॉ जैसा एक इक्विपमेंट ही है, वो थोड़ा अलग दिखता है। तो बिफोर आई मूव टू दैट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हो। अब हम हो के बारे में पढ़ेंगे। ये वन था, इसी के अंदर आता है। हो में क्या होता है, हम प्लॉइंग कर सकते हैं, सॉइल को लूज कर सकते हैं। वो कैसा इक्विपमेंट होता है, जो मैनुअल वाला होता है, वो ऐसा दिखता है साइड से अगर बोलूं तो, नहीं ये ऐसा नहीं, सीधा दिखता है, ऐसा सीधा, ऐसे डंडा होगा उसका, और यहां पे कुछ इस तरह का, यही मान लो कि बंदूक की ट्रिगर की तरह कुछ शेप बन जाएगा। ये यहां पे बन गया ऐसे कुछ। ये यहां पे बीम होगा, जिससे बैल हम लगाया जाता है, बैल के गर्दन को जब खींचते हैं तो ये। पर तुम्हें ये प्लॉ की तरह ही दिख रहा होगा, नहीं ये प्लॉ की तरह नहीं होता। इसको अगर ट्रैक्टर वाले हो को मैं दिखा देता हूं तुम्हें, चलो, तो ये कुछ ऐसा दिखता है फ्रंट से उसका व्यू। इसको कुदाल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुदाल। और अंग्रेजी में बोले तो हो। ये ऐसा कुछ होता है थोड़ा। ये ट्रैक्टर में लगा देंगे ना, तो ये ऐसे करके मिट्टी को ऊपर ऊपर से घिसता चला जाता है। तो ऊपर जो अनवांटेड प्लांट होंगे, जैसे घास हो गया, और कोई मतलब जो प्लांट की हमें जरूरत नहीं है, वैसे प्लांट को क्या बोलते हैं? वीड। रिमूव वीड, रिमूव वीड एंड, ये वीड को रिमूव करता है और क्या करता है? एंड लूजन सॉइल। कौन? हो। और हो कैसा दिखता है? इसको देखो, ये भी ऐसे चौड़ा होता है, ये चौड़ा होता है प्लॉ जैसे। अगर प्लॉ का फ्रंट व्यू ड्रॉ करूं तो कैसा होगा? ये कुछ इस तरह का दिखेगा तुम्हें, ऐसे। ये नुकीला होता है इसका फ्रंट पार्ट, ये बाद में हैंडल होगा, छोड़ो। ये नुकीला होता है इसका फ्रंट पार्ट, पर ये कैसा है? ऐसे थोड़ा फैला हुआ है, जो ज्यादा अंदर नहीं जाएगा, पर ऊपर ऊपर से वीड को क्लीन करे। इसको कुदाल बोलते हैं, समझे? अब क्या है, अब क्या पढ़ेंगे हम? ट्रैक्टर वाले इक्विपमेंट का नाम क्या है? तो जो ट्रैक्टर वाला इक्विपमेंट है उसको हम कल्टीवेटर बोलते हैं। आजकल कल्टीवेटर यूज हो रहा है, आपके एरिया में उसको रोटावेटर बोल रहे होंगे, तो वही है कल्टीवेटर। ये क्या करता है? रिड्यूस मैन पावर एंड लेबर। जो लेबर और मैन पावर के यूज को रिड्यूस कर देता है, मतलब कम टाइम में, कम पैसों में ज्यादा काम हो पाएगा। किससे? कल्टीवेटर के थ्रू। ये ट्रैक्टर ऑपरेटेड चीज है, ट्रैक्टर ऑपरेटेड। और इसकी खासियत क्या है? ये मशीनरी है तो ज्यादा जल्दी काम कर पाएगा, एक दिन में ज्यादा काम हो सकता है, और इससे कई गुना ज्यादा अच्छा होगा, क्वालिटी होगा इसके काम में। किसके? कल्टीवेटर के काम में। सो नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टडी सोइंग। जो नेक्स्ट है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद सोइंग था। सोइंग मतलब क्या? बूनना। जो सीड्स होंगे हमें जो मिलेंगे, उनको हम बूनेंगे। कैसे सिलेक्ट करते हैं अच्छे सीड्स, जिससे हमें अच्छा फसल मिले, उससे कैसे अच्छा पेड़ उगेगा, वो जो सीड सिलेक्शन पहला प्रोसेस होगा। सो बिफोर आई मूव टू सोइंग, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हां, तो नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? सोइंग मतलब बोना। क्या? बीज बोना। सोइंग मतलब बीज बोना। और हम अब बीज कैसे बोते हैं वो देखेंगे। पहला प्रोसेस क्या होता है? सिलेक्शन ऑफ सीड। अच्छे बीज को सिलेक्ट करना, जिससे हमारा क्रॉप अच्छा हो। तो कैसे सिलेक्ट करते हैं? आपके बुक में एक एक्टिविटी दिया गया है। हम एक बर्तन लेंगे, मान लो ये बर्तन है सर, आप सारे बर्तन बीकर की तरह, हाँ साइंस स्टूडेंट है, बीकर ही लेंगे। थोड़ा पानी यहां पे भर लेंगे, मान लो ये पानी इधर भर गया इतनी दूर। उसमें क्या करेंगे? हम सारे बीज को छोड़ देंगे। सारे बीज जब छोड़ देंगे, मान लो इस साइज का बीज है, ये बीज हो गया, सारे यहां पे नीचे नीचे इकट्ठा हो जाएंगे। पर कुछ बीज ऐसे भी होंगे, कुछ केस में ज्यादा बीज यहां पे ऊपर ऊपर रह जाएंगे, पानी के ऊपर फ्लोट करेंगे। सीड फ्लोटिंग ऑन वाटर, सीड फ्लोटिंग ऑन वाटर
जो पानी के ऊपर जो सीड फ्लोट करेंगे आर डैमेज्ड सीड, वो डैमेज है, खराब सीड हैं, उसमें से अच्छे फसल या फिर फसल ही नहीं होने वाला है, तो उसको हमें बोना नहीं है, उसको निकाल कर फेंक देना है। क्लियर है? तो बोने के लिए क्या है, हाथ से एक इंसान कब तक, कितने टाइम तक वो बोएगा? तो हम क्या यूज करते हैं, पहले के जमाने में, पहले मैनुअल टूल, ट्रेडिशनल टूल जिसको बोलते हैं, ट्रेडिशनल टूल क्या था, जो प्लॉ है ना उसी का ही सहारा लिया जाता था। वो प्लॉ के पीछे, मान लो ये प्लॉ है, कैसा होता था प्लॉ, तुम्हें तो मैंने दिखा दिया यार विद डायग्राम। तो ये प्लॉ हुआ, इसके पीछे क्या करते थे, ये ऐसे मिट्टी को हल्का करता चला जाएगा थोड़ा, तो यहां पे कैसे एडजस्ट करके एक फनेल शेप का चीज यहां पे लगा देते थे। तो यहां पे क्या करते थे, सीड जितना था यहां पे रख देते थे, तो जैसे जैसे वो प्लॉ आगे बढ़ेगा, प्लॉ ये है यहां पे है, ये आगे आगे बढ़ रहा है, तो यहां से क्या होगा, जब जगह मिलता जाएगा तो यहां से सीड आएगा, सीड ये आएगा, एक एक करके थोड़े थोड़े डिस्टेंस में एक एक छोड़ता जाएगा, तो मिट्टी के अंदर एक एक रहता जाएगा। तो सीड क्या होगा, बीज हमने बो दिया, कहां पे, जमीन पे। ट्रेडिशनल टूल, फनेल सेप्ट, इसकी यही विशेषता है, फनेल सेप्ट। पर इसमें कुछ ऑटोमेटिक या अच्छा कुछ नहीं होता था, बस हम जितना सीड छोड़ेंगे उतना नीचे आता चला जाएगा और बीज हम बोते रहेंगे ऐसे। पर मॉडर्न टूल में क्या आ गया, सीड ड्रिल। मॉडर्न टूल क्या है, सीड ड्रिल। इससे बहुत सारे फायदा हो गया। क्या है, सीड ड्रिल। उसका फोटो भी अच्छे से आपके बुक में भी नहीं दिया है और आपको इमेजिन करने की भी जरूरत नहीं है। इसमें क्या फायदा हो गया, ये ट्रैक्टर ऑपरेटेड है। क्या है, ट्रैक्टर ऑपरेटेड, और ये प्रिवेंट करता है, किसको प्रिवेंट करता है, ओवर क्राउडिंग को। किसको, प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग मतलब एक जगह पे ज्यादा लोग होना, जो कोविड के टाइम पे भी मना किया जाता है। क्या, ओवर क्राउडिंग। अब खुद बोलो यार, ओवर क्राउडिंग मतलब ज्यादा लोग एक जगह पे, एक छोटा सा रूम है 10 बाय 10 का, उसमें आप मान लो 20 लोग घुस गए, तो कैसा लगेगा, पूरा धक्का मुक्की करके एक जगह पे सब सिकुड़ के रह जाओगे, सब प्रेस हो जाओगे। क्या आपको ऑक्सीजन अच्छे से मिलने वाला है, आपको कंफर्टेबल लगने वाला है, आपको उस रूम में अच्छे से जगह मिलेगा, नहीं मिलेगा। वैसे सीड भी जब यहां पे छूटते जाएंगे, मान लो किसी से 4-5 छूट गया एक जगह पे 4-5 छूट, इतने छोटे से जगह में 4-5 पेड़ अगर उग जाएगा, तो वहां पे उन पेड़ों में से ना किसी को अच्छे से खाना मिलने वाला है क्योंकि मिट्टी एक है, ना किसी को अच्छे से सनलाइट मिलेगा, ना किसी को अच्छे से ऑक्सीजन मिलेगा, ना ही मिनरल न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। तो इसलिए सीड ड्रिल में क्या होता है, एप्रोप्रिएट डिस्टेंस और एप्रोप्रिएट डेप्थ में सोन होता है। क्या, सीड, बीज एप्रोप्रिएट मतलब एक इक्वल डिस्टेंस, मान लो आपने 2 मीटर सेट कर दिया, तो 2 मीटर डिस्टेंस में हर एक सीड रहने वाला है। और मान लो आपने थोड़ा 2 इंच डेप्थ बोल दिया या फिर 5 इंच, किसी में 6 इंच डेप्थ बोल दिया, तो उतना डेप्थ में वो सीड रहेगा। तो एक मेजरमेंट का स्टैंडर्ड यूनिट आ जाएगा वहां पे, तो वहां पे ओवर क्राउडिंग नहीं होगा, सबको अच्छे से खाना पीना, मिनरल न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, सनलाइट सब इक्वली मिलेगा। और जब वो मैच्योर भी होगा ना, तो वो एक यूनिफॉर्म में सुंदर दिखेगा वो जमीन। समझ गए सोइंग का इसका क्या क्या फायदा था। तो इसी के साथ तुम्हारा सोइंग वाला यूनिट होता है फिनिश। नेक्स्ट टॉपिक इज एडिंग मैन्योर एंड केमिकल फर्टिलाइजर। सो बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो जो नेक्स्ट स्टेप है, थर्ड स्टेप क्या है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। हम क्या ऐड करेंगे, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। आपको पता है न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर प्लांट्स। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल, बहुत जरूरी होते हैं। किनके लिए, प्लांट्स के लिए। तो हमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा चाहिए प्लांट्स में, पर बहुत बार खेती करने पर मल्टीपल कल्टीवेशन बहुत बार खेती करने पर क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल एम्प्टी खत्म कर देता है। किसको, न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल को, या फिर सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को तुम लिख सकते हो।
तो ये खत्म हो जाता है। तो इसके बाद जब खत्म हो जाएगा उसमें और हम खेती नहीं करेंगे, नहीं, उसको हम रिप्लेनिश करेंगे, वो न्यूट्रिएंट्स को फिर से उसमें भरेंगे। कैसे? रिप्लेनिश न्यूट्रिएंट्स बाय मैन्योरिंग। कैसे रिप्लेस करेंगे? मैन्योरिंग करके। और कैसे? एडिंग फर्टिलाइजर। पहले मैन्योरिंग का देखो, फर्टिलाइजर का बाद में मैं बता दूंगा तुम्हें। तो मैन्योर क्या होता है? कंपोस्ट ऑफ एनिमल डंग, जो गाय का डंग, भैंस का डंग या फिर बकरी का डंग, उससे क्या बनता है? मैन्योर बनता है। मैन्योर क्या होता है? ऑर्गेनिक होता है, उसमें कोई हार्मफुल चीज नहीं होती, वो डालते हैं और हम सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि मैन्योर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और आपने क्लास 7 में पढ़ा भी होगा वर्मी कंपोस्टिंग नाम के एक चीज को, जिसमें हम कंपोस्ट कैसे बनाती है, सड़ने देते हैं डंग को, जब वो सड़ जाता है अच्छी तरह से वो कंपोस्ट बन जाता है। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? वर्मी कंपोस्टिंग। हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था तो मैंने शायद आपने मेरा लेक्चर नहीं देखा होगा, उसमें मैंने अच्छे से ये एक्सप्लेन किया था क्लास 7 में साइंस में। तो सुनो, आप मैन्योर हो गया, तो फर्टिलाइजर क्यों यूज करते हैं? तो एक एक्टिविटी करेंगे हम। क्या करेंगे? एक एक्टिविटी। उस एक्टिविटी में क्या होगा? आप 3 बर्तन लेना, कप लेना, जो भी ले सकते हो, A B C, उनको नाम दे देना। उसमें एक तरह के 3 प्लांट लेना, छोटा वाला प्लांट कोई लेना, और उसमें क्या करना? एक में कुछ देना ही नहीं, मैन्योर फर्टिलाइजर कुछ नहीं देना, एक में फर्टिलाइजर देना और एक में मैन्योर देना। तो आप देखना, यूरिया देना, फर्टिलाइजर के रूप में यूरिया देना। तो आप देखना वो जो प्लांट होगा वो फर्टिलाइजर वाले में ज्यादा ग्रोथ करेगा और मैन्योर वाले में उससे थोड़ा कम करेगा, और जो बिना वाला उसमें ग्रोथ बहुत ही कम करेगा या फिर नहीं भी कर सकता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि फर्टिलाइजर ज्यादा ग्रोथ करवाता है किनका? क्रॉप्स का, क्योंकि इसमें सिर्फ एक तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लाइक पोटास, एनपीके हो गया, एल्यूमिनियम सल्फेट। लिखो, फर्टिलाइजर जेडीआर होगा ये। फर्टिलाइजर कंटेन वन टाइप ऑफ, एक तरह का नहीं, एक सुनो, एक फर्टिलाइजर में एक तरह का, यूरिया का अलग, पोटास का अलग, एल्यूमिनियम सल्फेट का अलग, सबका अलग अलग फर्टिलाइजर होगा। एक फर्टिलाइजर में एक टाइप की चीज होंगे। फर्टिलाइजर कंटेन वन टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। एग्जांपल में लिख देना, क्या लिखोगे? यूरिया सबसे ज्यादा मोस्ट यूज्ड, और क्या? एनपीके। एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम। एनपीके, के होता है पोटासियम का सिंबल, के होता है, और पी मतलब फास्फोरस, एन मतलब नाइट्रोजन। ये 2 एग्जांपल है, एल्यूमिनियम सल्फेट है, पोटासियम, बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप जब खेती करोगे आप तो पता चलेगा। ये 2 का एग्जांपल मैंने लिख दिया है जो आपको पता चल जाएगा। सो फर्टिलाइजर ग्रोथ को बूस्ट करता है। तो सर आपके हिसाब से फर्टिलाइजर ज्यादा फायदा देता है खेती में, तो किसान उसको ही क्यों यूज नहीं करता, मैन्योर क्यों यूज करता है? क्या उससे यूज करके भी खेती हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है। तो क्यों नहीं यूज करता? उसका आंसर मैं आते दे रहा हूं, पहले इसको पॉज करके नोट कर लो। हाँ, सो फर्टिलाइजर हेल्प टू गेट बेटर यील्ड। फिर भी क्यों यूज नहीं करता वो पहले ये पॉइंट लिख दो। फर्टिलाइजर हेल्प टू गेट, हमें हेल्प करता है किसके लिए? बेटर यील्ड के लिए, टू गेट बेटर यील्ड। पर यहां पे आ गया रीजन कि क्यों किसान सिर्फ फर्टिलाइजर की जगह दोनों यूज करता है। बिकॉज एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, ज्यादा यूज करेंगे तो क्या होगा? कॉज डैमेज ऑफ सॉयल, मिट्टी को बर्बाद कर सकता है, इसके फर्टिलिटी को उड़ा सकता है। पंजाब के जो जमीन थे ना, पंजाब हरियाणा बेल्ट के, वहां पे सच में मेरे देश की धरती सोना उगले, मतलब वहां पे ऐसा खेती होता था कि उसमें सोना का भाव क्या यार, वहां पे जितना पैसा मिलता था एक एक छोटे से लैंड में। पर जब रिवॉल्यूशन आया, कौन सा? ग्रीन रिवॉल्यूशन,
जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पर, उसमें इतना इन्होंने फर्टिलाइजर का यूज किया कि आज वहां की जमीन में कितना जगह बर्बाद हो गया पूरा। वहां पे आज खेती होता है तो पहले जैसे नहीं होता है आज भी, पर द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिस्ट्रॉयड। तो उतना भयंकर भी है फर्टिलाइजर का यूज जितना अच्छा है उतना बुरा भी है, इसलिए हमें इसका लिमिटेड यूज करना चाहिए। एक्सेसिव यूज डैमेज, सॉइल को डैमेज कर सकता है। और क्या कर सकता है, जो पानी वहां से निकलेगा, ड्रेन होगा, वहां पे भी फर्टिलाइजर आ जाएगा तो वो एक्वाटिक सिस्टम को हार्म पहुंचाएंगे, मछलियां मर जाएंगी, जो जल में रहने वाले, पानी में रहने वाले जीव होंगे उनको हार्म पहुंचेगा। और क्या है, सॉयल न्यूट्रिएंट्स, जो सॉयल के न्यूट्रिएंट्स हैं वो और भी तरीके से रिप्लेनिश हो सकते हैं। उनमें से एक क्या है, सॉयल न्यूट्रिएंट्स कैन बी रिप्लेनिश्ड, मतलब भरपाई हो सकती है उनके न्यूट्रिएंट्स की। कैसे? बाय क्रॉप रोटेशन। क्रॉप को रोटेट करेंगे, जैसे कि नाम बताता है, हम इसमें क्या करेंगे, एक साल में 2 तरह के क्रॉप करेंगे अलग अलग तरीके से। मान लो एक जमीन पे एक पानी की सुविधा लेके वो व्हीट ही कर रहा है, या फिर बस एक टाइम चावल एक टाइम व्हीट कर रहा है, या फिर दोनों टाइम चावल ही कर रहा है, तो वैसा नहीं करेंगे। हम कैसा क्रॉप रोटेशन करेंगे, एग्जांपल देखो, लेग्यूम्स विथ व्हीट, लेग्यूम्स विथ व्हीट। तो लेगुमिनस प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए होता है, न्यूट्रिएंट से उतना ज्यादा यूज नहीं करता, इसको प्रोटीन चाहिए होता है जो ये नाइट्रोजन से बनाता है। तो इनमें राइजोबियम होते हैं। हमने पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था, तुमको नहीं देखा होगा, तुमने मेरा वीडियो तो नहीं पता चला होगा, मैंने 6-7 में बहुत अच्छा पढ़ाया था। तुम्हारा भाई या फिर जूनियर हो तो बताना, मैंने सब क्लियर करवाया था ये, या फिर आपको भी अगर आपके टीचर ने पढ़ाया होगा तो याद आ रहा होगा अच्छे से, कि राइजोबियम होता है कहां पे, लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स में। तो वहां पे क्या होगा, वो नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे क्योंकि उनको नाइट्रोजन चाहिए, वो न्यूट्रिएंट ज्यादा हार्म नहीं करेंगे। नाइट्रोजन भी इतना फिक्स कर देते हैं कि उस सॉइल में नाइट्रोजन का अमाउंट बढ़ जाता है। तो उसके बाद वो व्हीट निकल गया, लेग्यूम्स निकल गया खेती करके, उसका हो गया, हमने हार्वेस्टिंग कर दिया, उसको अमल कर दिया उस फसल को। उसके बाद व्हीट का अगर खेती करते हैं तो व्हीट भी अच्छा होता है, और व्हीट का हार्वेस्टिंग के बाद जब लेग्यूम्स की खेती फिर से करेंगे तो वो भी अच्छा होगा। तो दोनों को ही फायदा होने वाला है, बोथ लेग्यूम्स का भी फसल अच्छा होगा और व्हीट का भी फसल अच्छा होगा। ये होता है क्रॉप रोटेशन। 2 टाइप्स के अलग अलग क्रॉप ऐसे लेंगे जिससे दोनों को दोनों का फायदा हो। तो इसी के साथ ये टॉपिक होता है खत्म। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, अब हम देखेंगे मैन्योर के एडवांटेजेस। फर्टिलाइजर के तो बहुत से डिसएडवांटेजेस है, पर मैन्योर के एडवांटेजेस होते हैं। क्या क्या है एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर में लिखेंगे, 4 पॉइंट लगभग लिखेंगे। ये आपको क्वेश्चन भी पूछ सकता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। तो पहला एडवांटेजेस, इंक्रीज, ये बढ़ा देता है। क्या बढ़ा देता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। वाटर होल्डिंग मतलब जल धारण क्षमता ऑफ सॉइल, मिट्टी के जल धारण क्षमता को बढ़ा देता है। कौन, मैन्योर। मेक सॉइल पोरस, मेक सॉइल पोरस। और क्या करता है, और ये क्या करेगा, सॉइल को पोरस करने के साथ साथ फ्रेंडली माइक्रोब्स के नंबर को इंप्रूव कर देता है। इंक्रीज नंबर ऑफ, केंचुआ, मान लो कहीं पे अगर गोबर है ना, वहां पे केंचुआ जाता है आसानी से, कंपोस्ट है तो इंक्रीज नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स जो क्रॉप को ग्रोथ में हेल्प करेंगे। फ्रेंडली माइक्रोब्स के नंबर को बढ़ा देगा। क्लियर है। और क्या, डेवलप टेक्सचर ऑफ सॉइल, जो सॉइल का टेक्सचर होगा उसको भी इंप्रूव कर देगा, ताकि वहां पे क्या, अच्छा खेती हो, क्रॉप प्रोडक्शन अच्छे तरीके से हो। तो ये 4 पॉइंट आप नोट कर लेना, अगर इससे रिलेटेड आए तो छाप के आ जाना, पूरे नंबर मिलेंगे। इतना ही बुक में दिया है, बस इतना ही। क्लियर है। नेक्स्ट वी विल मूव टू क्या, इरिगेशन, पानी देना, किनको, पेड़ को। सो बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इन योर कॉपी। इरिगेशन का डेफिनेशन पहले लिखा देता हूं। सप्लाई ऑफ वाटर, पानी का सप्लाई किसको,
प्लांट को, सप्लाई ऑफ वाटर टू प्लांट्स एट रेगुलर इंटरवल, एक रेगुलर इंटरवल में प्लांट्स को पानी देने के जो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इरिगेशन, इज कॉल्ड इरिगेशन। क्लियर है, क्लियर हो गया इरिगेशन का डेफिनेशन। बहुत ही आसान चीज है। अगर आपके घर में पौधा होगा तो आप पानी उसमें डालते होंगे, तो वो भी इरिगेशन है। अगर आप रेगुलर इंटरवल में रोज शाम को, सुबह या फिर कोई एक टाइम दिन में दे रही है तो वो भी इरिगेशन है। इरिगेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? प्लांट रखता है कितना, 90% वाटर। जो बाकी खानों में से सबसे ज्यादा अगर प्लांट के पास कुछ होता है तो वो वाटर होता है, जो कि 90% है, मतलब बहुत ज्यादा है। सो वाटर इज एसेंशियल फॉर प्लांट्स। इससे पता चलता है कि वाटर जो पानी है वो प्लांट के लिए बहुत ही एसेंशियल है। और क्या पता चलता है, और हमें यह बात पता है कि प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। वो एब्जॉर्ब करता है क्या, मिनरल और न्यूट्रिएंट को, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन वाटर ऑल्सो। सुनो, मिट्टी के अंदर पानी जाता है, मिट्टी में जो मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स होंगे वो पानी में घुल जाएंगे, तो वही पानी को प्लांट्स ले लेता है और उसमें से मिनरल न्यूट्रिएंट्स भी उसको मिल जाता है। प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम वाटर ऑल्सो, फ्रॉम वाटर ऑल्सो। तो पानी में जो घुला हुआ मिनरल न्यूट्रिएंट्स होगा उसको पानी में से मिल जाएगा। तो बिना पानी के पेड़ नहीं रह सकता, इसलिए पानी देना बहुत ही आवश्यक है। इवन मेन्योर फर्टिलाइजर के बिना भी कहीं कहीं पे जमीन अच्छा होगा तो रह जाएगा, पर पानी नहीं होगा तो पेड़ नहीं टिकेगा। क्लियर है आपको? तो इसके बहुत से प्रोसेस होते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी एंड अमाउंट, फ्रीक्वेंसी एंड अमाउंट मतलब जो फ्रीक्वेंसी होगा, कितने इंटरवल में इरिगेशन होगा। मान लो 10 घंटे में एक बार पानी देंगे, दिन में 2 दिन में एक बार पानी देंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज, ये वेरीज करते हैं कैसे, क्रॉप टू क्रॉप। जैसे पेड़ी का क्रॉप हो गया, उसको बहुत ज्यादा पानी चाहिए, पर कोई एलोवेरा का खेती कर रहा है उसको बहुत कम पानी चाहिए। तो सब में अलग अलग तरह का पानी हमें देना पड़ेगा। सो बिफोर आई मूव टू सम अदर पॉइंट्स ऑफ इरिगेशन दैट आर मेथड, कि सोर्सेस ऑफ इरिगेशन क्या क्या होते हैं, मैं बता देता हूं। इरिगेशन की सोर्स क्या है, जो पानी के सोर्स होंगे वहीं से ही हम पानी लेके पेड़ को दे पाएंगे। तो वो क्या क्या है, रिवर है, यहां पे लिख देते हैं उसके सोर्सेस, रिवर, वेल मतलब कुआं, और क्या होता है ट्यूबवेल, लेक्स, पॉन्ड्स एटसेट्रा, ये सब। क्लियर? ये सोर्सेस ऑफ इरिगेशन है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस मेथड्स ऑफ इरिगेशन। पहले ट्रेडिशनल देन मॉडर्न। मॉडर्न में 2 हैं, एक स्प्रिंकलर दूसरा ड्रिप। सो बिफोर आई मूव टू ऑल दोस, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम आगे मेथड्स ऑफ इरिगेशन की ओर। पहले कौन सा, ट्रेडिशनल वाला मेथड। ट्रेडिशनल, जो ट्रेडिशनल जितने भी मेथड हैं, उसमें वाटर लिफ्ट हो रहा है, जैसे मोट, चेन पंप, ढेकली नाम सुने होंगे यार, ये ज्यादातर यूज होता था। ढेकली कुएं में होता था ये ढेकली। और क्या होता था, राहत, जिसको लीवर सिस्टम भी बोला जाता था। लीवर सिस्टम मतलब कैसा होगा, एक बैल को बांध देंगे, वो रोटेट करता रहेगा और ऐसे एक चक्का होगा, ये मान लो चक्का होगा, यहां पे एक टंकी होगी, यहां पे बाल्टी सब लगा हुआ होगा, ये बाल्टी होगा, सब डिस्टेंस में लगे हुए होंगे। तो ये क्या होगा, यहां पे एक और बैल घूमेगा ना, तो ये चक्की बुलेगी, तो ये यहां पे पानी निकलेगा, यहां पे गिरा देगा, पानी निकलेगा गिरा देगा, निकलेगा गिरा देगा, तो पानी यहां से ऐसे गिरेगा। समझ पा रहे हो? ये वाटर का फ्लो होगा, जो कि राहत सिस्टम में। ढिकली में कैसा होता था, ये मान लो कुआं है,
ये सर इतना छोटा कुआं नहीं, ये ढिकली का मैं एग्जांपल बता रहा हूं। यहाँ पे ऐसे एक चीज होगा, ये मान लो मिट्टी है यहाँ पे, तो यहां से क्या करते थे, बाल्टी बांध देते थे। क्या करते थे, बाल्टी, टीन हो गया, जो भी यूज होगा उसको बांध देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, एक वजन डाल देंगे, पत्थर हो कुछ हो, तो ये क्या करेगा, जब नीचे चला जाएगा बाल्टी तो उसमें पानी भर जाएगा, फिर उसमें जब वजन दे देंगे तो वो फिर नीचे चलाएगा तो बाल्टी ऊपर आ जाएगा और उससे हम पानी निकाल देंगे। तो सब में अलग अलग सिस्टम होता था, चेन पंप में भी वैसा एक दूसरा मैकेनिज्म यूज होता था। तो ट्रेडिशनल मेथड उतने काम के नहीं थे, बहुत मेहनत लगती थी, इसलिए तो बोलते हैं पहले के लोग बहुत ताकतवर होते हैं, वरना इतने टाइम, मतलब हम जो नहाते हैं ना, कुएं में जाओ, ढिकली यूज करो, पत्थर लाओ, पानी निकालो, उसमें में हमें इतना पसीना आ जाए कि हम नहाना भूल जाए। नहीं, इसलिए पहले के लोगों को ताकतवर भी कहा जाता है। और ट्रेडिशनल मेथड आजकल यू विल नॉट फाइंड, आजकल तो मोटर पंप का जमाना आ गया यार, आजकल जो मॉडर्न मेथड में आ रहा है। सो बिफोर आई मूव टू द मॉडर्न मेथड, ये 4 मेथड को नोट कर लो, अगर पूछा जाए तो एग्जाम्पल में लिख सको जैसे। क्लियर है? और नोट्स तो हम देते ही हैं, क्वालिटी नोट्स देते हैं आपको। नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द मॉडर्न मेथड्स। मॉडर्न मेथड्स में कौन सा आएगा, मॉडर्न मेथड्स, इसमें जैसे मैंने बताया था, क्या बताया था, स्प्रिंकलर और ड्रिप आएगा। इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। पहला कौन सा है, स्प्रिंकलर। और मॉडर्न मेथड में पहला पॉइंट तुम नोट कर सकते हो, या फिर मैं लिख देता हूं, चलो तुम्हें हेल्प होगा, कि मोटर पंप इज यूज्ड, वो इलेक्ट्रिक हो, चाहे डीजल इंजन हो, चाहे केरोसिनी इंजन हो, वो यूज होगा। कौन सा, मोटर पंप, मोटर ऑपरेटेड पंप यूज होगा। सो पहले चलो चलते हैं स्प्रिंकलर की तरफ। स्प्रिंकलर, तो स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, एक पाइप में पानी जाएगा, मान लो यहां पे कुआं है, यहां से मोटर पंप में पानी इसमें जा रहा है, बीच बीच में जहां पे हमें पानी देना है वहां पे क्या करेंगे, ऐसे बड़ा बड़ा डंडा रहता है, ये पाइप ही रहता है, सिस्टम में आता है स्प्रिंकलर सिस्टम में, और ऊपर एक नजल रहता है। क्या होता है, नजल, और इसमें छेद होते हैं चारों तरफ, दो तरफ होते हैं। तो ये क्या करता है, ऐसे पानी छोड़ता है, कैसे, ऐसे फाउंटेन की तरह ये पानी छोड़ेगा, और इधर भी ऐसे पानी छोड़ेगा, ये पूरा पास तक छोड़ेगा। तो ये क्या करेगा, दोनों तरफ पानी आ रहा है, सर चारों तरफ कैसे पानी जाएगा, तो वो प्रेशर की वजह से, वाटर के प्रेशर की तरह ये नोजल घूमता है। ये मान लो नोजल है, तो ये ऐसे 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 घूम रहा है, ऐसे घूमेगा ये नोजल, तो पानी जो दो तरफ निकल रहे होंगे वो चारों तरफ राउंड 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 करके चारों तरफ गीला हो जाएगा और सारे क्रॉप को पानी मिल जाएगा। नजल एट टॉप रोटेट फॉर इरिगेशन, इरिगेशन के लिए वो घूमता है जिससे पानी चारों ओर जा सके। क्लियर है फंडा? नेक्स्ट क्या है, ड्रिप सिस्टम। क्या है, ड्रिप सिस्टम, ये पूरा उसका अलग सिस्टम है, तुम बोल सकते हो। इसमें पाइप जाता है, ये छोटे पाइप में डिवाइड हो जाएगा, और ये छोटा पाइप कहाँ जाएगा, ये मान लो पेड़ है, ये जो लाइन लाइन में कर रहा हूं ये मान लो पेड़ है, तो यहां क्या होगा, ये पेड़ का रूट्स होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इस नल में एक छेद कर देंगे, यहाँ पे एक एक छेद हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, छेद होने पर वहां पे ड्रॉप ड्रॉप करके, मान लो ये पाइप है, यहाँ पे छेद है, ये मान लो छेद है, तो यहां से ऐसे करके ड्रॉप ड्रॉप करके पानी गिर के सॉइल में वो पर्टिकुलर रूट पोजीशन में छेद करते हैं, जिससे वहां पे ही पानी गिरे, टप टप करके गिरता चला जाएगा। तो वाटर वेस्ट ही नहीं होने वाला, मतलब जितना गिरेगा रूट चूस लेगा, उससे ज्यादा पानी जब होगा तो हम मोटर का स्विच ऑफ कर देंगे, कहीं भी नहीं जाने वाला। जैसे रास्ते में मिट्टी में लाते हैं, मिट्टी का रास्ता आधा पानी खा लेता है, तो वाटर लॉस प्रिवेंट करता है। क्या करता है, प्रिवेंट वाटर लॉस, प्रिवेंट वाटर लॉस। और यहां पे आपके बुक में एक लाइन दी गई है, क्या है, बून, ये क्या है, एक बून है, ये थोड़ा सा जगह मिटा देता हूं, चलो। बून फॉर, बून मतलब क्या, आशीर्वाद, किनके लिए आशीर्वाद, पोर वाटर अवेलेबल एरिया, जहां पे कम पानी होता है अवेलेबल, वहां पे ये आशीर्वाद है, वरदान है, अवेलेबल एरिया। क्योंकि कम पानी में भी इसके वजह से
खेती हो सकती है। इसमें ज्यादातर फ्रूट, इस तरह के प्लांट, मतलब पेड़ी के प्लांट को इससे हम इरिगेशन नहीं कर सकते क्योंकि उतना सारा ड्रिप करने में 12 बज जाएगा। इसमें ज्यादातर फ्रूट प्लांट या फिर कोई भी वेजिटेबल्स प्लांट, बैंगन हो गया, इन सब का यूज में हम ड्रिप सिस्टम को कंसिडर कर सकते हैं। इसी के साथ तुम्हारा इरिगेशन वाला यूनिट खत्म होता है। नेक्स्ट वी विल मूव टू प्रिवेंट फ्रॉम वीड। क्लियर है? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, तो क्या है 5th नंबर स्टेप? प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। तो वीड से हमें प्रोटेक्शन कैसे हम देंगे? वीड क्या होता है पहले ये जान लो, इसका डेफिनेशन। वीड्स क्या है? अनवांटेड प्लांट्स है। वीड्स क्या है? अनवांटेड, ना चाहते हुए हुए, बिन बुलाए मेहमान। सोच सकते हो, रिलेट कर सकते हो, ये अनवांटेड प्लांट है। तो इनको हमें प्रोटेक्शन क्यों देंगे हम प्लांट को इन वीड्स में से? सुनो, एक जगह पे एक क्रॉप का प्लांट है, वहां पे अगर जगह खाली है तो उसको मिनरल न्यूट्रिएंट्स अच्छे से मिलेगा, सनलाइट मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, सारा कुछ अच्छे तरह से मिल पाएगा। पर अगर वहां पे वीड्स बहुत सारे हो जाएंगे नीचे, तो सारा मिनरल न्यूट्रिएंट सॉइल का वो खा जाएंगे, आसपास का ऑक्सीजन वो ले जाएंगे, तो इस बेचारे को ग्रो करने में तकलीफ होगी। इसलिए हम इसको रिमूव करते हैं। तो पहला कौन से तरीके से? मैन्युअली। मैन्युअली कैसे रिमूव करते हैं? कटिंग, कट करके। सुनो, ये ग्रास, ये जो होता है ना, ज्यादातर यही वीडिसाइड है। पहले तो कटिंग और क्या? उपरूटिंग, खींच के निकाल फेंकना। अपरूटिंग, जड़ से खत्म करना, जड़ से खींच के निकाल फेंकना। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? वीडिसाइड्स। वीडिसाइड्स यूज्ड। वीडिसाइड से केमिकल स्प्रे है। वीडिसाइड से केमिकल स्प्रे। इसको कैसे स्प्रे करते हैं? पानी में घोल के स्प्रे कर देते हैं। यूज्ड टू किल वीड्स। और फार्मर लोगों को अगर आपने देखा हो कभी वीडिसाइड स्प्रे करने, तो बुक में बोला है, आप उनको बताना कि वीडिसाइड्स एक पॉइजनियस थिंग्स है। तो ये जब फार्मर के आंख या कान में, मुंह में घुसेगा तो इट कैन हार्म देम। तो उनको प्रॉपर मास्क, चश्मा और कैप लगा के ये वीडिसाइड्स का प्रयोग करना चाहिए। क्लियर है? और क्या है? और कुछ नहीं है। वीडिसाइड्स ऐसे हम करेंगे। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? हार्वेस्टिंग, अमल करना, फसल को अमल करना। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट दिस पॉइंट्स। स्टेप नंबर 6 क्या है? हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग, फसल अमल करना। हार्वेस्टिंग। तो ये प्रोसेस जो होता है, कौन सा प्रोसेस? हार्वेस्टिंग का प्रोसेस। इसमें क्या होता है? कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट मैच्योर, आफ्टर इट इज मैच्योर। क्रॉप को कट कर देना। जब वो बड़ा हो जाएगा, उग जाएगा, वो हमें उसके ग्रेन्स दे देगा, तब उसको कट कर देने के प्रोसेस को हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो हार्वेस्टिंग कैसे होता है? मैन्युअली अगर बोले तो थ्रू सिकल। सिकल कैसा होता है बोलोगे? मैन्युअली बाय सिकल। बहुतों ने देखा होगा, किसी ने नहीं देखा तो मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं। देखो, सिकल कुछ ऐसा दिखता है। यहां पे ये हो गया और यहां पे फिर कैसा होगा? क्लियर? यहां पे हैंडल लगा होगा। ऐसे लेंगे, ये ना ब्लेड होता है, ये बहुत नुकीला होता है ये वाला पोर्शन। तो उसको लेंगे, ऐसे मान लो पेड़ी चावल का एक बनाए और उसको ग्रुप्स में से खींच देंगे तो वो कट जाएगा। मैन्युअली वैसे काटते हैं। या फिर हम क्या और एक चीज यूज करते हैं? कटर यूज करते हैं, मशीन कटर। मशीन कटर इज यूज्ड। मशीन कटर यूज्ड। और मान लो चावल का पेड़ है या फिर गेहूं का भी पेड़ ले सकते हो, काट दिया हमने, कटिंग मशीन हो गया सिकल से। उसके बाद वो जो ग्रेन्स को चाप मतलब उसका जो डंठल होता है, वो जो पेड़ होगा, उससे उस ग्रेन्स को सेपरेट करना। वी सेपरेट, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? थ्रेसिंग। सेपरेट ग्रेन्स
फ्रॉम चाफ, फ्रॉम चाफ किसके थ्रू? बाय थ्रेसिंग, थ्रेसिंग के थ्रू सेपरेट करेंगे। और एक मशीन आता है जिसका नाम क्या है? कंबाइन। क्या नाम है उसका? कंबाइन। उसमें क्या होता है? हार्वेस्टर जो कट करेगा, कटिंग मशीन को क्या बोलते हैं? हार्वेस्टर प्लस थ्रेसर। हार्वेस्टर प्लस थ्रेसर जो होगा उसको हम क्या बोलते हैं? कंबाइन मशीन बोलते हैं, जिससे काट भी देगा वो और चाप को ग्रेन में से सेपरेट भी कर देगा, जिससे क्या होगा? हमारा काम आसान हो जाएगा। हमारा काम आसान हो जाएगा तो मजा आ जाएगा, एक ही मशीन में सब कुछ हो गया। तो हार्वेस्टिंग ऐसे होता है, पर जो छोटा फार्मर होता है वो इस कंबाइन मशीन नहीं रख सकता, ना कि इसका रेंट वो अफोर्ड कर पाएगा। तो स्मॉल फार्मर सेपरेट बाय विनोइंग। वो कैसे सेपरेट करेगा? सेपरेट बाय विनोइंग करेगा। पहले तो सिकल से काट देगा और जब सेपरेशन की बारी आएगी तो वो विनोइंग प्रोसेस का यूज करेगा। क्लियर है? फंडा क्लियर? इसी के साथ ये हार्वेस्टिंग भी होता है खत्म। नेक्स्ट वी विल मूव टू द सेवेंथ और द लास्ट स्टेप, दैट इज स्टोरेज। हमारा सेवेंथ स्टेप क्या होने वाला है? स्टोरेज। स्टेप नंबर 7 और आखिरी स्टेप आप बोल सकते हो स्टोरेज होगा। अमल हो गया फसल। कैसे अमल होगा? उसको काट दिया, उसको फिर थ्रेसर में थ्रेसिंग करवा दिया, अब उसको स्टोर कहां पे रखेंगे अच्छे से प्रिवेंट? तो सुनो, अगर वो गीला है ना ग्रेन्स, सो फर्स्ट वी हैव टू स्टोर, हमें स्टोर करना चाहिए ड्राइड ग्रेन को, सूखे हुए ग्रेन को, क्योंकि गीला ग्रेन में क्या होता है? फंगी, टू सेव फ्रॉम फंगी अटैक। फंगी के अटैक से बचाने के लिए उसको पहले क्या करेंगे? सनलाइट में ड्राई करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वी हैव टू केप्ट दो चीन। हम दो तरह के बोरी का यूज करेंगे। पहला तो जूट की बोरी, दोज इन जूट बैग्स, और सबसे बेहतर क्या होगा? और इन मेटल बीन्स, एयर टाइट मेटल बीन्स में। मेटल बीन्स सबसे परफेक्ट जगह है क्या? इनको ग्रेन्स को अच्छे से रखने के लिए। लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रेन, जो लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रेन जो करते हैं प्रोड्यूस, उनको लॉस हो जाएगा। थोड़ा सा भी अगर खराब हो गया तो, थोड़ा सा भी खराब हो गया तो सब खराब हो जाएगा उसके साथ साथ। सो लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन, ग्रेन्स आर स्टोर किया जाएगा कहां पे? सिलोस एंड ग्रेनरीज। जिस जगह पे स्टोर करेंगे उनका नाम है ये सिलोस एंड ग्रेनरीज। वहां पे कुछ स्पेशल फैसिलिटी किया जाता है जिससे यहां पे ग्रेनेरीड नहीं, ग्रेनरीज, यहां पे फसल खराब ना हो। और क्या होता है? नीम लीव्स भी कभी कभार यूज किया जाता है, ताकि नीम लीव्स इज यूज्ड। सिलो का खासियत क्या है पता है? टू प्रिवेंट फ्रॉम रैट एंड इंसेक्ट्स। रैट मतलब चूहा और इंसेक्ट यहां पे आसानी से नहीं घुस सकते, ये वैसे स्पेशली प्रिजर्व किया जाएगा। इसी के साथ लास्ट स्टेप भी होता है खत्म। वी विल मूव टू द स्मॉल कंसेप्ट, फूड फ्रॉम एनिमल, द लास्ट कंसेप्ट ऑफ योर दिस चैप्टर। तो हमारा लास्ट टॉपिक क्या है? फूड फ्रॉम एनिमल। क्या है? फूड फ्रॉम एनिमल, एनिमल से खाना, फूड फ्रॉम एनिमल। तो एनिमल से हमें बहुत तरह का खाना मिलता है। कौन कौन सा? फिश हो गया, और फिश की खासियत क्या है? रिच इन विटामिन डी। इसमें भरपूर मात्रा में हमें क्या मिलता है? विटामिन डी, या फिर विटामिन डी आप बोल सकते हो। और क्या मिलता है हमें? मिल्क,
और मिल्क से भी बहुत कुछ बन जाता है, पनीर हो गया, कर्ड हो गया, आइसक्रीम भी बन जाता है, मिल्क आइसक्रीम, कुल्फी बनता है। और मिल्क और क्या मिलता है, मीट, मांस, और क्या, अंडा, एग, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, एग। और क्या मिलता है, बस इतना ही। ऊल मिलता है पर वो फूड नहीं है, क्लियर है। और कुछ अगर एनिमल प्रोडक्ट जो हम खाते हैं आपको पता है, मिल्क में वो मत लिखना कि हम कुल्फी बनाते हैं, पनीर बनाते हैं या फिर छाछ मत लिखना, वो सब मिल्क प्रोडक्ट में आ जाएंगे, क्लियर है। सो इसीलिए हमारे देश में क्या किया जाता है, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का मीनिंग लिख लो, पालन करना एनिमल को। कैसे, देखो अंग्रेजी में लिख देता हूं, रियरिंग ऑफ एनिमल ऑन लार्ज स्केल को एनिमल हस्बेंडरी कहा जाता है। डायरी फार्म, इसके अंदर क्या आएगा, डायरी फार्म, पोल्ट्री फार्म, फिश फार्मिंग और बहुत सारे जितने भी हम करेंगे, गुड फार्मिंग, ये सब एनिमल हस्बेंडरी के अंदर आएंगे। और इन्हीं लाइनों के साथ तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 होता है खत्म। तो मैं लेता हूं तुमसे विदा, मिलते हैं अगले वीडियोस में, पर तब तक तुम चैनल में जाओ। हमने 6 से 10 तक का साइंस, मैथ, तुम्हारे एग्जाम, एनुअल एग्जाम से पहले इंग्लिश भी कवर करवा देंगे, एसएसटी भी कवर करने की कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके। पर इतना तो मैं तुम्हें बोल सकता हूं कि साइंस, मैथ, इंग्लिश हम कवर कराएंगे। इस जकास चैनल में क्वालिटी कंटेंट है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हमने एक्सप्लेन कर रखा है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा हमारे चैनल में। और ये वीडियोस देखो, घर में पढ़ो, कोई ट्यूशन की जरूरत नहीं है। तुम अपने एग्जाम में फोड़ोगे। अपने टेलीग्राम ग्रुप में ना तुम्हें अच्छी स्ट्रेटेजी, नोट्स, सब कुछ मैं देने वाला हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, क्वालिटी कंटेंट दूंगा। तो मैं लेता हूं तुमसे विदा, मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक पढ़ते रहो, जकास देखते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।